everyone, this is Shikha and you are watching E-पाठशाला. In this video, I will discuss with you levels of teaching. आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में शिक्षण के स्तर के बारे में. तो जो भी DLED, BEd या इस फील्ड से रिलेटेड जो भी छात्र हैं वो प्लीज हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. शिक्षण के स्तर जो हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम इसको शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की ओर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेमोरी लेवल, यानी कि इसे हिंदी में स्मृति स्तर कहते हैं. दूसरा है सेकंड पर अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर. तीसरा है चिंतन स्तर या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल. तो मेमोरी लेवल जो होता है वो लीस्ट थॉटफुल होता है, इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं होती है. जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो थॉटफुल होता जाता है. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थॉटफुल है बट उतना नहीं जितना कि रिफ्लेक्टिव लेवल है. मोस्ट थॉटफुल लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल. तो लीस्ट थॉटफुल मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोस्ट थॉटफुल. स्मृति लेवल सबसे कम विचारणीय है, बोध स्तर विचारणीय है और चिंतन स्तर में बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता होती है. तो इन लेवल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्मृति स्तर को पढ़ेंगे. तो मेमोरी वर्ड आपने कई बार सुना होगा. स्मृति यानी कि जो आपके अनुभव हैं उसे जो याद रखने की क्षमता है उसे ही स्मृति कहते हैं. तो अब स्मृति स्तर का शिक्षण क्या मतलब है, यानी कि बच्चे को याद कैसे करवाया जाता है, ये आपके मेमोरी लेवल में आता है. तो स्मृति क्या है, एक मानसिक क्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है. जितने भी प्राणी हैं, जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी होते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, ऐसे जो भी जानवर हैं जिनमें थोड़ा भी दिमाग होता है तो उनमें स्मृति की कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य पाई जाती है. ऐसा नहीं कि स्मृति किसी में भी जीरो हो सकती, नहीं. आपने देखा होगा एक डॉग होता है वो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है, जो कैट होते हैं कैट्स होती हैं वो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाती हैं, हर जानवर भी दिमाग लगाता है. तो यानी स्मृति होगी कहीं ना कहीं, तभी वो अपना दिमाग अपना मस्तिष्क यूज कर पा रहा है. तो वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा यानी कि जो भी उसका साइन है, सिंबल है, चिन्ह है, उसको अपने मस्तिष्क में बना लेता है. उसको बनाने के बाद उसको संचित कर लेता है. संचित चिन्ह यानी उसको स्टोर कर लेता है. और जो संचित चिन्ह है अथवा पूर्व समय में सीखी गई बात है, कोई बात भी हो सकती है, कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती, कुछ भी है जिसको सिखाया गया है किसी भी विद्यार्थी को, वो जो उन बातों को जब दोबारा समय आने पर, दोबारा उसका जिक्र होने पर वो जब याद कर पाता है तो इसी को स्मृति कहा जाता है. वुडवर्थ के अनुसार स्मृति क्या है, सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग को, यानी कि जो भी उसने अनुभव किया है पहले उसका वो सीधे उपयोग करता है जब, तो उसी को स्मृति कहते हैं. आप जानते हैं स्मृति की कुछ अवस्थाएं होती हैं, फेजेस होते हैं. तो वो कौन कौन से फेजेस हैं, तो पहला है अधिगम. जब तक व्यक्ति अधिगम नहीं करेगा, लर्निंग नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तब तक वो कैसे किसी चीज को याद कर सकता है. तो जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा, वो किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है या किसी प्रकार का उसने अभ्यास किया या किसी प्रकार की उसे ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षित किया गया, तो इन सारे तरीकों से क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा. और व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम वांछित परिवर्तन लाएगा और इसी वांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं. और सबसे स्मृति लेवल का, स्मृति स्तर का सबसे पहला जो फेज है वो क्या है, अधिगम करना. जब तक अधिगम नहीं तब तक स्मृति नहीं. तो बच्चा पहले सीखेगा, उसके अनुभव एकत्र करेगा, उसके बाद स्मृति तक पहुंचेगा. तो उसके बाद फर्स्ट फेज है लर्निंग, सेकंड आता है धारण. उसने कोई चीज सीख ली लेकिन समय आने पर वो बता ही नहीं पाया,
तो वो उसने यानी कि धारण नहीं की। तो सीखी हुई जो पाठ्यवस्तु है या बात है या संस्कार है, उसको मस्तिष्क में उसको स्थायी रूप देना है, उसको धारण कर लेना है। तो अधिगम के बाद धारण करना ज़रूरी है, वरना बच्चा स्मृति लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क किसी बात को अधिक समय धारण किए रहता है तो उसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है। यानी जिस हिसाब से व्यक्ति की याद करने की कैपेसिटी है, आप कब कहते हैं इसकी स्मृति, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, चीज़ों को याद कर लेता है, यानी कि उसने चीज़ों को ज़्यादा समय तक धारण किया हुआ है, ज़्यादा समय तक पकड़े रखा है मस्तिष्क में, तभी उसकी स्मृति अच्छी होती है। नेक्स्ट है प्रत्यय स्मरण। उसने धारण तो किया लेकिन लंबे समय बाद वो भूल गया, दोबारा समय आया तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर पाया, यानी उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाया, दोबारा याद नहीं कर पाया। तो सीखे हुए जो अनुभव है उसको चेतना में लाना, और चेतना में लाना ही क्या कहलाता है, प्रत्यय स्मरण। यानी कि आपने मान लीजिए कभी नर्सरी में छोटा आ सीखा होगा, बड़ा आ सीखा होगा, पूरी वर्णमाला सीखी होगी, आप अगर कुछ समय बाद उसको भूल जाते तो क्या आप हिंदी पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते। आप जब जानते हैं कि ये छोटा इसी तरीके से लिखा जाता है, इसको बोला अ ही जाता है, इसको आ बोला जाता है, ये बड़ा आ है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को याद रखा हुआ है, फिर धारण किया था और अब आप उसको रिकॉल कर पाते हैं, तभी आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो याद रखना ही क्या है, दोबारा याद रखना, दोबारा याद में लाना, उसको स्मृति में लाना, चेतना में लाना ही प्रत्यय स्मरण कहलाता है। व्यक्ति की स्मृति का अच्छा अथवा बुरा होना उसके भूतकाल के इन अनुभवों को पुनः स्मरण करने पर ही निर्भर करता है। यानी भूतकाल में जो भी हुआ है उस अनुभव को अगर वो याद रखने में सक्षम है और पुनः स्मरण कर पा रहा है, ज्यादा समय बाद भी वो चीजों को आसानी से रिकॉल कर पा रहा है, ये कहलाता है प्रत्यय स्मरण। उसके बाद पहचान। बच्चे कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति इवन बड़ा भी हो जाता है तब भी उसने कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी पहली बार देखी होगी। सपोज ए की हम बात करें, आप जब छोटे होंगे तो आपने ए लेटर को कभी ना कभी पहली बार देखा होगा, बी को कभी ना कभी पहली बार देखा होगा, या आपने कुछ भी ना कोई नंबर्स आपने कभी पहली बार देखे होंगे। तो जब भी आप उसको देखते हैं, फिर अगले दिन आपसे पूछा गया, आपने बता लिया, मतलब आपने धारण कर लिया। फिर काफ़ी समय बाद भी आपसे पूछा गया तो मतलब आपने रिकॉल कर लिया, यानी कि आपने प्रत्यय स्मरण की क्षमता जो है वो अच्छी है और आपने रिकॉल करना सीख लिया। लेकिन बाद में कभी बहुत दिन बाद आपसे पूछा जाए और आप पहचान ही ना पाएँ कि ये वन है। बहुत लोग इस लेटर को नहीं पहचान पाते, इसे कहते हैं अंगा। तो बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा इसे अंगा कहते हैं, लेकिन बड़े होकर के बहुत लोग नहीं बता पाते कि इसे अंगा कहते हैं, यानी आप पहचानने में असमर्थ हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर ये बता देना कि हमने इसको देखा है, हम जानते हैं इस चीज़ को, ये क्या है, तो ये कहलाता है पहचान, यानी आपने उस चीज़ को पहचान लिया। आगे बात करेंगे स्मृति का वर्गीकरण। यानी स्मृति सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है और भिन्न भिन्न योग्यताओं के अनुसार स्मृति को बांटा गया है। तो तात्कालिक स्मृति, कोई भी बात पूछने पर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, इमीडिएट बताते हैं कि ये चीज़ ये ऐसी होती है वैसी होती है, तो ये इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट मेमोरी है। स्थायी मेमोरी, आपसे कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाए अगर आप बता पा रहे हैं तो ऐसी मेमोरी स्थायी मेमोरी कहलाती है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल मेमोरी, जो भी पर्सनल चीज़ें हैं। इम्पर्सनल अव्यक्तिगत मेमोरी। सक्रिय मेमोरी यानी कि डे बाय डे आप उस चीज़ को लेकर सक्रिय हैं, आपके सामने आती रहती है, तो वो आपकी सक्रिय स्मृति रहती है। निष्क्रिय, जिसका यूज नहीं है, निष्क्रिय पड़ी हुई है, वो निष्क्रिय स्मृति है। यांत्रिकी स्मृति यानी कि चीज़ों को जो मैकेनिकल मेमोरी होती है उस। फिर आती है रटंत स्मृति, जो चीज़ें आपको कोई फॉर्मूला रटा दिया गया a² + b² करके, आपको जो फॉर्मूला रटा दिया गया, आपको बता दिया गया संज्ञा क्या होता है, आपको बता दिया गया आर्टिकल क्या होते हैं, तो जो चीज़ आपको रटा दी गई है वो आप कभी नहीं भूलते हैं। रटा दिया गया आपको याद तो हमेशा रहेगा, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में ज़रूरी नहीं कि आए। तो रटंत विद्या घटंत बुद्धि आपने सुना होगा, तो ये बहुत अच्छी नहीं होती है, बट बहुत लोग इसको अच्छा मानते हैं। फिर तार्किक मेमोरी, यानी कि आपको याद भी रहे और आप उसके पीछे का लॉजिक भी समझ पाए, ऐसी मेमोरी लॉजिकल मेमोरी थी। अब हम बात करेंगे बोध स्तर के बारे में। तो बोध स्तर का शिक्षण, यानी कि आपने पढ़ा था अभी स्मृति, जो मेमोरी लेवल होती है, मेमोरी के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बोध स्तर।
अगर बच्चे को याद नहीं रहती कोई चीजें तो वो कैसे किसी चीज को समझ सकता है। यानी कि पहले मेमोरी लेवल पर आएगा बच्चा, फिर ही वो बोध स्तर पर आएगा। तो बोध स्तर का शिक्षण का मध्य स्तर, बीच का स्तर होता है, और इसे उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है इसमें जिनकी बुद्धि विकासशील होती है, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ याद करना सीख लिया होता है, स्मृति उनकी अच्छी हो गई होती है, उनके लिए क्या होता है, बोध स्तर का शिक्षण होता है। तो इसमें शिक्षण पहले स्मृति स्तर पर हो चुका हो, ऐसे ही बच्चे जो है वो बोध स्तर पर जा सकते हैं। बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, सिद्धांत, तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। यानी बच्चे ने स्मृति करना सीख लिया, याद करना सीख लिया है, अब उसने सिंबल्स पहचान लिए, सारी चीजें पहचान ली, अब उसको क्या है, सामान्यीकरण के सिद्धांत बताए जाएंगे, उसको लाइफ से जुड़े तथ्य बताए जाएंगे। तो संबंधित करके जब उसे बताया जाएगा तो वो चीजों को समझ पाएगा। जैसे आपको सिखाया गया ए बी, मैथ्स में आपको सिखाया गया प्लस माइनस, सारी चीजें आपको डिवाइड, उसके बाद धीरे धीरे आपको इक्वेशंस पर लाया जाता है, फॉर्मूलाज पर लाया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज सिखाए जाते हैं। तो यानी आपको सिद्धांत सिखाया जा रहा है। अब आपने उसको समझना है, समझ करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चंस जो है आप उस पर इस फॉर्मूला पर बेस्ड आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सॉरी, तो आप इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप बोध स्तर पर पहुंच चुके हैं, आप उसके लायक हो चुके हैं। तो यदि शिक्षक को अपने इस प्रयास में सफलता मिलती है तो विद्यार्थियों में नियमों को पहचानने, समझने और उन्हें प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा 3rd 4th क्लास में, संज्ञा क्या होती है, नेम क्या होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया, प्रकार पढ़ा दिए गए उसके कितने प्रकार के होते हैं। फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपसे पूछ दिया गया कोई एग्जाम्पल दे करके, बताओ ताजमहल जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप अपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने जो चीज़ याद किया था, आप उस पर बेसिस अपनी मेमोरी को याद करेंगे और फिर आप आराम से बता लेंगे समझ करके कि ये कौन से प्रकार में संज्ञा के जाएगा। तो इस तरीके से टीचर जो है वो बच्चों को बोध स्तर में समझाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों के बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिससे बच्चा सिद्धांत का प्रयोग करके अपने उन सवालों को हल कर सके। तो इस स्तर को बोध स्तर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बोध स्तर के कुछ मॉडल्स को, प्रतिमान को जानते हैं। इसमें उद्देश्य आता है संरचना, परिपाक यानी कि एसिमिलेशन, आत्मसात करना, व्यवस्था, वर्णन, सामाजिक व्यवस्था और मूल्यांकन प्रणाली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं। आगे बढ़ते हैं, चिंतन स्तर के बारे में पढ़ते हैं। चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का चिंतन स्तर। जब बच्चे ने मेमोरी स्तर सीख लिया, अब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आएगा, बच्चे ने समझना सीख लिया, अब वो आएगा चिंतन रिफ्लेक्टिव लेवल पर, यानी कि अब बच्चा तार्किक चीज़ों को सीखेगा, कल्पना शक्ति जो है अपनी वो बढ़ाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र स्मृति और बौद्ध स्तर दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। चिंतन स्तर पर कौन पहुंचेगा, जो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार कर चुका हो। यानी कि चिंतन स्तर में स्मृति और बोध स्तर दोनों ही समाहित होते हैं। तो अपने स्मृति का प्रयोग करके, अपने बोध का प्रयोग करके अब बच्चा जो है वो चिंतन करना शुरू करेगा, तर्क करना शुरू करेगा, उसकी कल्पना शक्ति पर बल दिया जाएगा, उसको बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है। शिक्षण किस प्रकार होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है, अध्यापक क्या करेगा, बच्चे के सामने समस्या रखेगा और बच्चे जो है स्वतंत्र चिंतन करेंगे। एक उनको प्रॉब्लम दी गई, उसके वो तरह तरीके के सॉल्यूशन बताएंगे, यानी कि अब उनका क्या हो रहा है, चिंतन स्तर का विकास जो है वो
कराया जा रहा है। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक यानी क्या सही है क्या गलत है हर पहलू को देख करके वो अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या का सॉल्यूशन देंगे, मौलिक चिंतन नए विचारों को उत्पन्न करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जो पुराने हैं जो उनके अनुभव में सिर्फ उसी का प्रयोग करेंगे। जब बच्चा तर्क करना सीखता है, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, तो ऐसे में वो मौलिक चिंतन करना शुरू करता है, अपनी अपने नए विचार डेवलप करना सीखता है और ये सब चिंतन स्तर में आता है। आगे बात करेंगे चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली में क्या आएगा, जिसमें बच्चा जो है पूरी उसने जो भी चीज़ें सीखी है उसका मूल्यांकन करके फिर प्रयोग करेगा, इसे मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं। सामाजिक प्रणाली, समाज में अपने स्तरों का प्रयोग करके सामाजिक प्रणाली को फॉलो करेगा, है ना। तो संरचना करेगा, चिंतन स्तर के माध्यम से चीज़ों को संरचित करेगा। उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेगा। ये सब चिंतन स्तर में आती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।